नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में स्वागत है। आज हम लोग बहुत बड़ा टॉपिक्स का आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मैथ का आज से क्लास प्रारंभ हो रही है, जिसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे मैथ को और पूरे एडवांस लेवल तक ले जाएंगे मैथ को। तो पहला जो चैप्टर ही है नंबर सिस्टम, क्योंकि सारे मैथ का जो बेसिक स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम से, यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति बोला जाता है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से, यानी शुरू से एकदम बेसिक से जानेंगे और पूरा एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। पहले तो हम लोग डिटेल में थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन एमसीक्यू सारा चीज़ प्रैक्टिस करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे मैथ में, जैसे नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप का है इसमें, ऐसे तो यहाँ पे 13 टाइप का हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। 13 टाइप का नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सारे चीज़ का डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज से मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अगर यह सेशन पसंद आए, अगर मेरा मैथ अगर पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस प्लेटफॉर्म में आ सके। तो चलिए पहला जो है, पहले सबसे समझते हैं कि शुरू में स्टार्टिंग में अंक यानी डिजिट। मैथ का सबसे पहला चीज़ ही है अंक यानी डिजिट। डिजिट के बारे में जानेंगे। तो डिजिट क्या है पहले उसको जानेंगे। डिजिट जो है 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 से लेकर 9 तक, इसी को बोलते हैं डिजिट। इसी से क्या बनती है, नंबर बनता है। यानी 0 से 9 तक का डिजिट यानी अंक कहा जाता है। इसी से क्या बनती है, संख्या। जैसे हम लोग जैसे बोल देते हैं कि 21 क्या है, एक संख्या है। 21 क्या है, ये संख्या, क्योंकि इसमें कौन कौन डिजिट की यूज़ हुआ है, 2 और एक 1 हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं 102, तो 102 क्या है, संख्या है, क्योंकि इसमें 1 यूज़ हुआ है, 2 डिजिट यूज़ हुआ है और 0 डिजिट यूज़ हुआ है, यानी इसमें 3 डिजिट यूज़ हुआ है। समझ में आ गया संख्या। अब जो है संख्या तो बहुत प्रकार का होता है। तो पहला संख्या जो हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी फिर नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या कहाँ से गिनती करते हो, तो बचपन में हम लोग गिनती कहाँ से करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये पूरा चल जाएगा गिनती की संख्या, यानी अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, गिनती कहीं खत्म नहीं होगी, अनंत तक चल जाएगा। इसी को क्या क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा जानते हैं होल नंबर के बारे में, यानी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर यानी अगर गिनती की संख्या की प्राकृत संख्या कहते हैं, अगर इसमें गिनती की संख्या, गिनती कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके अनंत तक चल जाएगा। तो यानी गिनती की संख्या, अगर हम शून्य को भी, गिनती 1 से स्टार्ट, अगर इसमें हम 0 को भी शामिल कर दे तो इसी को क्या बोलेंगे, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ठीक, गिनती की संख्या में अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि पूरा हम शॉर्ट में बता रहे हैं तो उसको लिखते चलना है। तो पूर्ण संख्या कहते, समझ में आ गया। पूर्णांक के बारे में जानेंगे। अब हम लोग पूर्णांक के बारे में जानते हैं, यानी इंटीजर। पूर्णांक मतलब इंटीजर, जिसको आई से सूचित करते हैं हम लोग। तो इंटीजर क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इंटीजर यानी, पहले हम लोग गिनती की संख्या को यानी क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। फिर से रिपीट कर रहे हैं, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो ये हो गया प्राकृत संख्या। उसके बाद अगर हम 0 को भी शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या। अब इसी गिनती की संख्या को जो प्राकृत संख्या बोलते हैं, इसी का निगेटिव में लेते हैं, -1, -2, -3, -4। ये भी अगर माइनस में चल जाएगा तो अनंत तक चल जाएगा। अनंत, माइनस में भी, निगेटिव में अनंत तक चल जाएगा और पॉजिटिव में भी अनंत तक चल जाएगा। ठीक, तो ये पूरे नंबर को इंटीजर कहा जाता है। ठीक, यानी प्राकृत संख्या का अगर, यानी पूर्ण संख्या ले लिए, प्राकृत संख्या का अगर निगेटिव भी ले लेंगे तो वो पूरा क्या कहलाएगा, अगर उसमें 0 भी शामिल कर दिया जाए तो उसी को पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक में धन पूर्णांक भी आता है और ऋण पूर्णांक भी। पूर्णांक में धन पूर्णांक भी आता है, ऋण पूर्णांक भी। तो धन पूर्णांक यानी प्लस वाला जो इंटीजर, यानी 1 से लेकर ये क्या हो गया, धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक यानी -1 से लेकर ये अनंत तक माइनस में चल जाएगा तो ये ऋण पूर्णांक। ये हो गया ऋण पूर्णांक और ये हो गया धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर।
उसके बाद आगे हम लोग आते हैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। तो सम संख्या का हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो इवेन नंबर, सम संख्या को इंग्लिश में इवेन बोला जाता है, इवेन नंबर के बारे में जानेंगे, और ऑड नंबर के बारे में। विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक। तो ऐसे हम लोग बचपन में क्या पढ़े हो कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। जो 2 से भाग लग जिसमें लग जाए उसको सम संख्या। जैसे हम अगर ले लेते हैं एग्जांपल में 20 में देखते हैं 2 से भाग लग रहा है तो यानी 10 आ रहा है। कितना? 10। यानी ये क्या है? 20 क्या है? सम संख्या। समझ में आ रहा है? लेकिन इसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलाते हैं। तो एडवांस लेवल में आते हैं क्या कि यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में क्या रहेगा? 0 रहे या फिर 2 रहे, 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे। अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसको क्या कहेंगे? सम संख्या। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? सम संख्या। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कि 31, ठीक। ये पूछेंगे कि ये सम संख्या है या विषम। तो हम परिभाषा में क्या बोलते हैं? जिसके अंत में यानी 1 है क्या? नहीं। तो यानी ये 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर रहेगा तो सम संख्या। तो यानी ये क्या है? सम संख्या नहीं है। अगर हम लोग एग्जांपल ले लेंगे 9, 4, 7, 7, 8, 9, लास्ट में हम दे देते हैं 0, ठीक। बोलेंगे ये इतना बड़ा संख्या में सम संख्या है ही नहीं। अब हम लोग अगर भाग वाला याद रखेंगे कि 2 से भाग लग जाए तो उसको सम संख्या कहते हैं। अब इसको भाग देने में तो लंबा टाइम लग जाएगा ना। तो हम लोग क्या देखते हैं? सिर्फ लास्ट संख्या यानी 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो उसको सम संख्या। तो लास्ट में देखो 0 है यानी ये क्या है? सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या। समझ में आया? उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं ऑड नंबर यानी विषम संख्या। वह संख्या जिसके अंत में जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 ये अगर रहे तो उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। उसको बोलेंगे विषम संख्या। अंत में क्या रहना चाहिए? 0, 1, 3, 5, 7, 9 अगर ये रहा तो सम संख्या विषम बोलेंगे। तो विषम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 103, तो लास्ट में क्या है? 3 है। तो यानी ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कोई 914, ठीक। तो लास्ट में क्या है? 4 है। तो यानी 4 तो यानी आना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9 तो नहीं है। तो यानी ये विषम संख्या नहीं है। सम और विषम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उससे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त मतलब इसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक। तो अब एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि भाज्य जैसे हम ले लेते हैं कि 4 यानी 4 किससे किससे भाग लगेगा? 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और खुद 4 से। यानी 1 और 4 से तो लग रहा है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। यानी ये क्या है? भाज्य। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कि एग्जांपल में हम लोग 20 ले लेते हैं, ठीक। 20 के बारे में समझते हैं कि 20 किससे से भाग लगेगा? 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा और खुद 20 से भी लगेगा। 1 और 20 के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी भाग लगे उसको क्या कहते हैं? तो अन्य संख्या से लग रहा है इसको भाज्य संख्या। अब समझते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होता है कि वह संख्या जो एक तथा स्वयं मतलब खुद संख्या स्वयं
के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, मतलब एक और स्वयं से कटे और तीसरा कोई भी संख्या से नहीं कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल इसका अभाज्य संख्या का, यानी अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे ले लेते हैं कि 3 किससे विभाजित होगा? ये खुद 1 से होगा और 3 से, यानी ये क्या है? अब ये अभाज्य संख्या। ठीक, जैसे हम ले लेते हैं कि 19 ले लेते हैं, ये किससे किससे भाग लगेगा? 1 और खुद 19, यानी एक और खुद से कटे भाग लग जाए, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पूरा अभाज्य संख्या कहाँ से होता है। एक के बारे में तो याद रखना कि एक जो है ना तो, ये एकदम रट लेना इसको, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। एकदम इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक कर जाता है इसी में, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा एक कौन सी संख्या अभाज्य भाज्य ऐसे करके देगा ना, 90, तो ये तो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, एकदम इसको रट ही लेना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या स्टार्टिंग तब कहाँ से होता है। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 1, 3, 3, 3, यानी 1 से 25 तक कितना अभाज्य संख्या है? तो 9। 1 से 25 तक कितना अभाज्य संख्या है? 9 अभाज्य संख्या है। ठीक, अब हम लोग आते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, सअभाज्य संख्या के बारे में। तो सअभाज्य संख्या क्या होगा कि वह संख्या, ठीक ना, इसमें भाज्य अभाज्य के बारे में कुछ भी नहीं देखेंगे, वह संख्या जो क्या होगा कि केवल उसका कॉमन जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी दोनों में 1 से भाग लगना चाहिए। वह संख्या जिसका सामान्य गुणनफल 1 हो, सामान्य गुणनखंड सामान्य गुणज 1 हो, ओनली 1, केवल 1 हो। ठीक, वो केवल मतलब कि एक ही होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि 4 और 5, ये दोनों में कॉमन क्या है? यानी दोनों किसी और चीज़ से कटेगा कि दोनों एक से ही एक कॉमन है। जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं कि हम 20 ले लेते हैं। ठीक, तो 13 और 20 में दोनों में कॉमन क्या है? दोनों किससे भाग लगेगा? कोई ऐसा है संख्या है कि दोनों से भाग लग जाए? तो केवल एक ही है जिसमें दोनों से भाग लगेगा, यानी इसको सअभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो कि जिसमें कि केवल दोनों का जो गुणज होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए, यानी दोनों में एक ही चीज़ से भाग लेना चाहिए। एक से भाग लगेगा और दूसरा कोई चीज़ से भागने लगे, उसको सअभाज्य संख्या। जैसे और ले लेते हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कि हम एक ले लेते हैं 200 और एक ले लेते हैं हम 23। ठीक, इस दोनों में कॉमन क्या होगा? दोनों में देखो कि एक ही से है कि भाग लगेगा और दूसरा किसी से भाग नहीं लगेगा, तो यानी ये क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या। ठीक, अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या, और वह संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको अपरिमेय संख्या। जैसे हम सिर्फ लिख देते हैं 2, यानी इसको 2 के नीचे क्या छिपा हुआ है? 1। 2 के नीचे क्या छिपा हुआ है? 1, यानी P/Q के रूप में 2 को लिख दिया, यानी परिमेय संख्या। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, -3/2, ये क्या है? परिमेय संख्या, जिसको बट्टा में जो रहेगा उसको परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे कि √2, यानी ये इसका मान निकलेगा क्या? नहीं, तो यानी ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर पूछा जाए कि √4 कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 के नीचे क्या है? 1, यानी 2/1, यानी ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। और हम एग्जांपल देखते हैं, √16 कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू निकल जाएगा 4, इसके नीचे क्या है? 1। पाई कौन सी संख्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या। याद रखना कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और भी देखते हैं अपरिमेय संख्या का एग्जांपल। पाई तो रट लेना कि अपरिमेय संख्या है। उसके बाद कोई वैसी संख्या जो कि रिपीट करे,
चलते जाए, कहीं ख़त्म नहीं हो, जैसे 0.3333, ये क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी कोई संख्या जो कि रिपीट करते जाए, भाग लगते जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म ही नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे? परिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक, ये सारा किसका एग्जाम्पल था? अपरिमेय संख्या का। परिमेय संख्या जो कि जैसे भाग लग के ख़त्म हो, जैसे 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि भाग लग जिसका वैल्यू 0.5, यानी भाग लग के 0.5 से ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसी कोई संख्या जो कि भाग लगते जाए, जैसे कि 0.13 ऐसे करके आते जाए भाग लगाने के बाद, तो वो ऐसी संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। अब हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप में ही, यानी एक झोला है समझ लो, उसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या, तो उसी को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। अब परिमेय में तो बहुत सारा संख्या आ जाता है, होल नंबर जितना भी है सारा आ गया, तो सारा संख्या होल नंबर, यानी इसको वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। वास्तविक संख्या का इंग्लिश रियल नंबर। ठीक, अब आते हैं क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या, इस दोनों को देखते हैं एक साथ। क्रमागत संख्या किसको बोलेंगे? कि यानी क्रमागत संख्या में क्या होता है कि क्रम में आने वाला पूर्णांक को ही क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रम में आने वाला, लगातार आने वाला, ठीक ना, क्रम में आने वाला पूर्णांक को ही क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या कहते हैं। ठीक, समझ में आया? उसके बाद फिर सम के बारे में भी देखेंगे, इसका एग्जांपल पहले दे लेते हैं। जैसे कि क्रम संख्या में क्या आएगा? क्रम संख्या में जैसे क्या आएगा कि जैसे 13, 14, 15, तो सब में देखते हैं कॉमन क्या है? एक। बढ़ के इतना रहा है? एक। यानी क्रम में लगातार आ रहा है ना, यानी सब में कॉमन एक आ रहा है, तो इसको बोल देंगे क्रमागत संख्या। ठीक, तो क्रमागत संख्या के अगर कोई पूर्णांक बोलेगा कि, ध्यान देना अभी सम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्रमागत संख्या में कि बोलेगा कि कोई एक संख्या है, इसका क्रमागत संख्या बताओ, तो क्या होगा कि x, उसके बाद फिर x+1, फिर क्या होगा x+2, फिर x+3, ऐसे चलेगा क्रमागत संख्या। ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में ये डाल के रखना है, क्योंकि इस टाइप का एक जब क्वेश्चन आएगा तुमको बनाना होगा, तो इसी के थ्रू बनेगा बहुत ईजी तरीके से। ठीक, जैसे कि हम बोल देते हैं कि y कोई, जैसे कि बोलेंगे कि 5 नहीं, जो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 50 कोई संख्या है, इसका 5 क्रमागत संख्या, अगला 5 क्रमागत संख्या बताओ, तो 50 के बाद क्या होगा? 51, 52, 53, 54, 55। ठीक, यानी 5 क्रमागत संख्या। समझ में आया? अगर इसी चीज़ को हम 50x की जगह बैठा है तो 50, तो क्या हो गया? 50। इसके बाद फिर x+1 यानी 51, 50+2 यानी 52, 50+3 53, फिर 50x+4 अगर ले लेंगे तो 54, ऐसे करके चलेगा। तो यानी ये फॉर्मेट हो गया क्रमागत संख्या का फॉर्मेट, x+1, x+2, x+3। उसके बाद आते हैं क्रमागत सम संख्या। तो क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या। ठीक, तो क्रमागत सम संख्या में कितना का अंतर होना चाहिए? 2 का अंतर। ठीक, क्रमागत संख्या में, क्योंकि देखो पहले समझते हैं कि हम गिनती की संख्या लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ध्यान से देखना कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, कितना बढ़ रहा है? 2। अब विषम संख्या में भी देखते हैं, 1 से के बाद 3, 3 के बाद 5, कितना बढ़ रहा है? 2। यानी इसका दोनों का फॉर्मेट जो है वो सेम होगा। क्या होगा? तो दोनों का फॉर्मेट एकदम सेम हो जाएगा। जैसे कि x कोई संख्या है, इसका बोलेंगे कि क्रमागत सम संख्या में बताओ, तो क्या होगा? x+2, x+4, x+6, x+8। यानी हमेशा देखते हैं कितना का अंतर आ रहा है, हमेशा कितना का अंतर आ रहा है, तो हमेशा जो है 2 का अंतर आ रहा है। ठीक ना, यानी 2 का अंतर रहेगा। क्रमागत सम संख्या में भी सेम फॉर्मेट यूज करेंगे और क्रमागत विषम संख्या में भी सेम फॉर्मेट का यूज करेंगे। समझ में आ गया? अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन अब करते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्या की यानी बता दें गिनती संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसका योग मतलब जोड़ से संबंधित संख्याओं। ठीक ना, तो क्रमागत संख्याओं का योग, यानी क्रमागत संख्या पहला जो है, इसी ये टाइप है कि पहला टाइप में प्राकृतिक संख्याओं का योग के बारे में पढ़ेंगे। उसी का पहला फॉर्मेट जो है क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक, तो जैसे देखते हैं, पहला निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है कि बोला कि 1, 3, 5, 6 ऐसे करके दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके लास्ट में 60। ठीक,
तो इसका बोल रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करना है, यानी इसको जोड़ के कितना आएगा इसका आंसर, वो हमको ज्ञात करना है। समझ गए? तो इसका क्या होता है कि सबसे पहले दिमाग याद रखना कि जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो पहले तो इसमें गिनेंगे कि यहाँ से यहाँ तक में कितना संख्या है, यानी नंबर कितना है। ऐसे तो हमको पता चल गया कि 60 है, लेकिन अगर कोई ऐसा संख्या दे देगा बीच से उठा के, बोलेगा कि 10 के बाद एक 11 12 ऐसे करके 900 दे देगा। ठीक, 12 13 ऐसे करके लास्ट में 900, तब बोलेगा तो संख्या गिनना आसान नहीं है। तो उसका क्या है कि उसका जो है नंबर निकालने का तरीका होता है, यानी एन, यानी जो है नंबर ऑफ पद, समझ लेते हैं कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। एन जो है यानी संख्या है, कितना सब, नंबर ऑफ टर्म यानी कितना सब पद है वो एन से सूचित करें, यानी कितना सब संख्या है। ऐसे करके तो हम लोग जानते हैं 1 से लेकर 60 तक है, तो कितना है 60। अगर लेकिन हम बोल देगा कि 10 11 12 13 ऐसे करके 900 है, तब कितना है, तब तो गिनने में दिक्कत होगा ना। तो उसके लिए क्या होता है कि एन यानी नंबर ऑफ टर्म पहले निकाला जाता है। तो ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आपके पास क्या फार्मूला होगा, एन इक्वल टू होता है, याद रख लेना है कि अंतिम संख्या माइनस पहला संख्या यानी प्रथम बाय डिफरेंस यानी डी, दोनों के यानी संख्याओं के बीच का कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी 1 के बाद कितना है 2, 1 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यानी सब में देखते हैं, ध्यान से देखना डिफरेंस कितना आ रहा है 1। ठीक, तो उसके बाद +1, याद रखना कि लास्ट में +1। तो पहले हम लोग फार्मूला ही बताते हैं कि फार्मूला होता है अंतिम पद बराबर फार्मूला होता है प्रथम पद यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब डिफरेंस, यानी कितना अंतर होता है, DIFF डिफरेंस। ठीक, a मतलब होता है प्रथम पद अंतिम पद, यानी इसको an से सूचित करते हैं। तो फार्मूला फिर से हम लोग अगर रीअरेंज करते हैं तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? अब हमको तो निकालना कि यहाँ पे n का वैल्यू ना, तो an, ठीक, an को यहीं पर रहने देते हैं, इसको a को इधर ले आते हैं, an माइनस a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो an माइनस a बाय डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1। उसके बाद फिर इसको एक इधर ले आते हैं, तो an माइनस a बाय डी प्लस 1 इक्वल्स टू n, यानी n बराबर नंबर ऑफ टर्म। तो an यानी अंतिम पद में अगर पहला पद घटा देंगे और उसका जितना डिफरेंस होगा सब नंबर में, तो बट्टा उसको भाग दे देंगे, +1 जोड़ देंगे, तो उससे नंबर ऑफ टर्म यानी कितना संख्या है उस सीरीज में वो पता चल जाएगा। ठीक, अगर सीरीज पता चल गया तो उसके बाद योग ज्ञात करने का क्या नंबर है, यानी योग मतलब जोड़। उसके बाद योग ज्ञात करने के लिए क्या तरीका है, अंतिम संख्या यानी an प्लस प्रथम पद यानी a/2 गुना कर देंगे उसको n से। ठीक, और इसको शॉर्ट फार्मूला में इसको ले आते हैं, तो क्या होगा n/2, उसके बाद a प्लस an याद रख लेना है कि ये फार्मूला याद रख लेना है कि n/2 a प्लस an। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन पे, यानी ये समझ में अगर आ गया तो अब हम लोग क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को एकदम इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे आता है, अगर ये आपको नहीं समझ में, जितना बड़ा थ्योरेटिकली बताया कि कैसे निकाल दिए n का वैल्यू, तो डायरेक्ट आप फार्मूला को याद रख लो ना, डायरेक्ट फार्मूला को याद रख लेना है। इस फार्मूला डायरेक्ट क्या होगा, तो आप जो है सिर्फ फार्मूला को याद रख लेना है, क्या n बराबर क्या निकालोगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा डी से भाग दे दोगे, यानी डिफरेंस अंतर, और +1 जोड़ दोगे n निकल जाएगा। उसके बाद फिर इस फार्मूले में बैठा देना योग निकालने के लिए। 2 फार्मूला बस याद रखना है। ठीक, अब हम लोग पहला प्रश्न पर आते हैं। ये था पूरा थ्योरेटिकली बकवास, अब हम लोग रियल में स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो संख्या का जो नंबर जो सीरीज दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 लेके 60 तक दिया है, यानी अंतिम पद अगर बोलेंगे अंतिम संख्या क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं, उसका फिर शॉर्ट में बताएंगे। अंतिम पद यानी an बराबर क्या दिया है 60, प्रथम पद कितना दिया है
प्रथम पद दे दिया है, एक दे दिया है। अंतर यानी डिफरेंस कितना दिया है, सब में देखते हैं तो एक का अंतर है, सब में एक कितना बढ़ रहा है, एक, तो डिफरेंस यानी एक। अब हमको निकालना है कि यानी क्वेश्चन में कह रहा है योग निकाले, लेकिन हमको पहले एन निकालना होगा। एन नहीं दिया है और एस एन मतलब सम ऑफ nth टर्म, यानी ये दोनों यानी निकालना हमको ये है, लेकिन वो डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, एन हमको चाहिए। तो एन बराबर क्या हम बताए अभी तुरंत कि अंतिम पद यानी ए एन माइनस प्रथम पद बट्टा क्या कर देंगे इसमें डी, डिफरेंस से भाग दे देंगे और क्या करेंगे लास्ट में एक जोड़ देंगे। ठीक, तो प्रथम पद कितना है, अंतिम पद कितना है, 60 है, और हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं 60 है। क्वेश्चन देख लो अपने से, 1 से लेकर 60 तक बोल रहा है ना, तो 60 और उसके पहला पद कितना है घटाओ 1, यानी एक पहला पद 1 है बटा डिफरेंस कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 1 प्लस 1, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर अगर हम निकालना चाहेंगे तो 60 में 1 घट गया 59 बट्टा 1 और जोड़ 1, 59 1 का तो नीचे कोई वैल्यू नहीं हो गया, तो 59 और 1 कितना हो गया 60, यानी n बराबर कितना निकल गया हमारा 60। अब हमको एस एन यानी योग निकालेंगे, तो योग बराबर क्या हम बताया अभी तुरंत कि n बट्टा 2, उसके बाद ए एन प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, ये तो पहला पद ए मतलब पहला पद 1 जोड़ अंतिम पद कितना है 60, एन का वैल्यू कितना निकला है 60 बट्टा 2, तो 60 बट्टा 2 को भाग देंगे तो कितना हो गया 30, तो कितना हो गया 30 और इधर 60 और 1 61 गुना 61, तो ये हो गया हमारा आंसर 1830 इसका वैल्यू हो गया। समझ में अगर नहीं आया तो फिर भी कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, अपनी समझ में आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2 उसके बाद 4 6 8, तो देखते हैं कितना का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, यानी डी का वैल्यू कितना होगा डी। उसके बाद फिर पहला पद यानी एक कितना दे दिया है 2, अंतिम पद कितना दे दिया ए एन बराबर दे दिया है 60, तो हमको निकालना है एन कितने पद है, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो एन निकालना होगा। उसके बाद दूसरा फिर क्या निकालना है एस एन। सबसे पहले तो अपने से भी कोशिश करना है बनाने का, नहीं तब तो फिर हम बता ही रहे हैं अभी। तो यानी दे दिया है ए इक्वस टू 2, ए एन इक्वस टू 60, उसके बाद फिर दे दिया है डी इक्वस टू कितना, सब में अंतर कितना है 2 का, देख लो ध्यान से, 2 के बाद 4 कितना अंतर हुआ 2 का, 2 के बाद 6, सब में देखते हैं जितना का अंतर सेम, अंतर हमेशा सेम रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो यानी डी निकल गया। उसके बाद हमको एन निकालना है, तो एन बराबर क्या बताया अभी तुरंत फॉर्मूला बताया है कि अंतिम पद में पहला पद घटा देंगे, यानी 60 घटाओ 1 बट्टा डिफरेंस, यानी डिफरेंस कितना का है 2, ठीक, अब प्लस 1 जोड़ देंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद 2 है, 2 है, तो 2 यानी कितना हो जाएगा 58/2 अब प्लस इधर 1, तो इधर से यहाँ पे भाग दे देंगे तो कितना हो गया 29 अब प्लस फिर यानी 1 कितना हो जाएगा 30, यानी पद की संख्या कितना है टोटल 30, ठीक। अगर 30 n निकल गया तो हमको तो योग आराम से निकल लेगा। योग बराबर क्या बताया अभी तुरंत बताएं, योग बराबर क्या होता है n बट्टा 2 यानी 30 बट्टा 2, उसके बाद a प्लस ए एन, ए का मान कितना है 2 प्लस अंतिम पद कितना है 60 हो गया। यहाँ से कितना हो गया 15, भाग लगा दिए तो 15 और उधर से कितना निकला 62, तो यानी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, तो 15 इंटू 62 तो इक्वस टू कितना हो जाएगा 930, ठीक, ये हो गया आंसर। अब हम लोग फिर अगला प्रश्न पर आया, अब हम लोग तीसरा प्रश्न पर आते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उस तरह से लास्ट में 16 है, यानी ये हो गया तुम्हारा अंतिम पद ए एन, ये क्या हो गया ए, उसका डिफरेंस कितना आ रहा है सब में देखते हैं तो 2 आ रहा है, यानी डी इक्वस टू कितना हो गया 2, आराम से निकाल लेंगे। एन इक्वस टू क्या होता है अंतिम पद 69 माइनस पहला पद 1 बट्टा 2, अब फिर प्लस 1 जोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद यानी कितना हो गया 68/2, इधर प्लस 1 भाग दे देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 34 प्लस 1 कितना हो गया 35, ये हो गया एन जैसे निकला तुरंत योग निकाल लेंगे, तो यानी योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या होगा n बट्टा 2 यानी 35/2
2 पहला पद यानी 1, अंतिम पद कितना है 69, तो कितना हो गया 35/2 इंटू हो जाएगा इधर 70 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 35 को 35 से गुना करेंगे तो कितना होगा, लास्ट में 25 तो होगा ही, उसका 3 के बाद 4 4 दिया 12, 1225 कैसे ये निकाले उसको भी हम बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं चौथा प्रश्न पर आते हैं कि चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, फिर इसमें भी देखेंगे ये कितना क्या कहलाएगा, अंतिम पद, पहला पद कितना हो गया 21 या 21 वाला पद। अब अंतर देखते हैं कितना, 21 के बाद 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, यानी सब में कितना अंतर आ रहा है 1, यानी डी इक्वल टू कितना हो गया 1। तुरंत n निकालेंगे, ये निकल गया तो उसका तुरंत n इक्वल टू क्या बोल रहे थे, प्रथम अंतिम पद घटो प्रथम पद, यानी 75 घटो 1, उसके बाद बट्टा डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, और जोड़ देंगे लास्ट में कितना 1, 75 में 1 घट गया 74, अब फिर लास्ट में कितना 1 जोड़ना होगा ना, तो कितना हो गया 75 जैसे आगे तुरंत योग निकालेंगे, तो योग बराबर क्या होता है, तो योग बराबर क्या होता है कि n/2, n फार्मूला एक बार लिख देते हैं, a + an, n/2 a + an, n का वैल्यू कितना 75/2 और a + an, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 21 है ना, 21 अब प्लस an, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 75 है, अंतिम पद 75 हो गया, आराम से अब निकलेगा, तो 75 n का वैल्यू बाय 2 या फिर 5 1 6 7 2 9 96। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, गुना है ना, तो 2 से भाग लग, यहाँ तो भाग नहीं लग रहा था, यहाँ लगाते हैं ना, 4 2 से 4 8, उसके बाद 1 बचा यानी 16 2 से 8 48, यानी 75 × 48 हो गया। तो इसका आंसर अगर गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, तो एक सेकंड, यहाँ पे इसका जो है ना ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत हो गया कि यहाँ पे जो है ये गुना यहाँ पे यहाँ नहीं करेंगे, ये गलत हो गया, ठीक, कहाँ गलती आया, तो फिर से देखते हैं हम लोग, थोड़ा गलत हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग गलत ले लिए हैं कि यानी n का जो वैल्यू होता है प्रथम पद और अंतिम पद कितना 75, ठीक है, प्रथम पद 1 नहीं 21 है, ठीक, हम लोग यहीं पे गलत ले लिए 21, तो 21 अब यहाँ पे घटाते हैं तो यानी यहाँ पे 4, उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक ना, 54 + 1 यानी 55, अब आराम से निकलेगा, तो यानी योग निकालेंगे तो यानी n/2 यानी n 55/2, उसके बाद फिर a + an, a का वैल्यू कितना है 21 और प्लस an यानी लास्ट वाला कितना है 75, अब आराम से ये निकल जाएगा, तो इसमें कितना हो गया 6, इधर हो गया 96, इधर हो गया 55/2 इंटू 70, यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48, यानी 55 × 48, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2640 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं फिर पांचवा प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है कि पहले सबसे पहले तो ये क्या हो गया प्रथम पद, 80 क्या हो गया अंतिम पद, और डिफरेंस देखते हैं, ध्यान से देखो कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी d = 2, तुरंत n निकालेंगे, n = क्या होगा अंतिम पद यानी 80 माइनस प्रथम पद कितना 28/2 प्लस 1, ठीक ना, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाते हैं तो कितना हो जाएगा इधर 2, और यहाँ पे घटाते हैं तो फिर कितना हो जाएगा 52/2 प्लस 1, यहाँ से कटाएंगे तो कितना होगा 26 + 1 कितना हो जाएगा 27, यानी n का वैल्यू जैसे निकलेगा तो आराम से योग निकाल सकते हैं। तो योग = क्या हो जाएगा n/2, n का वैल्यू 27/2, प्रथम पद कितना दे दिया है, प्रथम पद 28 जोड़ अंतिम पद कितना निकला है 80, ठीक, अब 2 है दे दिया है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 108, और गुना इधर 27/2, यहाँ से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 54, यानी 27 × 54, 27 × 54, तो गुना इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 14
58, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 56 प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि ए का वैल्यू फिर से उसी तरह, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 23, अंतिम पद यानी 71, और डिफरेंस ध्यान से देखो कि 2 का डिफरेंस है, तो यानी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी अंतिम पद यानी 71 माइनस प्रथम पद 23 अब बाय 2 अब प्लस 1। अगर इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको घटाते हैं तो यानी यहाँ पे 11 में 3 चला गया तो कितना बच गया 8, और उसके बाद फिर यहाँ 6 में 2 कट गया, 6 में 2 यानी 4 अब बाय 2 अब प्लस 1, यहाँ से 24 यानी 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, यानी एन का वैल्यू जैसे 25 योग निकालने बोल रहा है तो योग निकालेंगे, तो यानी योग बराबर क्या होगा n/2 यानी 25/2। उसके प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे, प्रथम पद यानी 71 और 23 और 71 जैसे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4 इधर 9 94, इधर बाहर में कितना है 25/2, यहाँ से जितने जैसे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 47, यानी 25 इंटू 47 इक्वस टू क्या हो जाएगा आंसर 25 इंटू 47 यानी 1175, ये आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं 7वां प्रश्न पर। 7वां प्रश्न बोला कि 3 के प्रथम 10 गुणज, 10 गुणज मतलब गुणा के रूप में 3 1 3, उसका दूसरा गुणज कितना होगा 3 दूना 6, तीसरा गुणज क्या होगा 3 दूना 6 3 3 9, ऐसे करके चलेगा, लास्ट में 10 3 धंग 30 यानी 30। ठीक, अब इसी का यानी 3 6 इसका निकालना है तुमको, उसी तरह योग निकालना है। तो प्रथम पद 1, अंतिम पद 30, डिफरेंस ध्यान से देखो 3 का डिफरेंस आ रहा है यानी d इक्वल्स टू 3, आराम से निकलेगा ना, आराम से। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंतिम पद 30 अब माइनस प्रथम पद 3 अब बट्टा 2 भाग दे देंगे 2 से और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 27/2 और प्लस 1। प्लस डिफरेंस 3 होगा, डिफरेंस 3 का डिफरेंस है d 3 यानी यहाँ से कटाएंगे तो 9 प्लस 1 कितना होगा 10, यानी n का वैल्यू 10 हो गया। अब योग निकालेंगे, योग निकालने के लिए एकदम इजी है, योग बराबर कितना होगा 10/2 यानी n/2, a का वैल्यू कितना है 3 प्लस an बराबर 30, ये होगा यहाँ से कट के 5 इधर हो जाएगा कितना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 33, उसका गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 165, ये रहा आपका आंसर। फिर अब 6 का प्रथम 18 गुणज, ये अपने से कोशिश करना बनाने का, तो 6 का प्रथम 18 गुणज, ठीक ना, 6 12 18, उसके बाद फिर से गुना कर 6 24 ऐसे करके जाएगा, उसके लास्ट में 18 6 के प्रथम 18 गुणज 18वां नंबर पे ले जाएंगे तो 108 लास्ट में जो पद होगा 18 गुणज। तो ध्यान देना कि यहाँ पे तो अंतिम पद कितना हो गया 108, प्रथम पद कितना हो गया a, और उसका डिफरेंस ध्यान से देखो कि 6 का डिफरेंस है, तो 6 का डिफरेंस यानी d इक्वल्स टू 6, आराम से इसका निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आप लोग को खुद से निकालना है। इसका जो आंसर हो जाएगा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अब मिला लेना है कि इसका आंसर इतना आया था कि नहीं, 1026। ठीक, 9 नंबर उसी तरह फिर इसका ले लेंगे, प्रथम पद कितना हो जाएगा इसका 36, अंतिम पद कितना हो जाएगा 96, अंतिम पद, उसका ध्यान से देखो कि डिफरेंस कितना कर रहा है 36 4 6, फिर यहाँ पे देखते हैं 6, यहाँ पे देखते हैं 6 यानी d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से a निकाल लेना, an निकाल लेना, यानी यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद फिर योग निकाल लेंगे। ठीक, तो योग निकाल लेंगे और n निकाल लेंगे, तो जो इसका आंसर योग का जो इसका आंसर होगा, तो यह जो आंसर होगा ना ये 726 होगा, ये आंसर मिला लेना है और कमेंट बॉक्स में बताना है ज़रूर कि आंसर आया था या नहीं।
उसके बाद 10वां और अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसको हम बना देंगे खुद से, ठीक। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, यानी a = 120, अंतिम पद कितना हो जाएगा 600। डिफरेंस ध्यान से देखो कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 का डिफरेंस, यानी d = 15। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। n = क्या होता है, अंतिम पद यानी 600 माइनस प्रथम पद 120 भागा डिफरेंस यानी 15 और प्लस 1। तो डिफरेंस यानी यहाँ पे भाग दे के घटा के देखते हैं कितना आ रहा है, 480 बट्टा 15 भाग देंगे 15 से प्लस 1, 15 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 45 हो गया, फिर थे 52 और प्लस 1 है तो कितना हो गया 53। जैसे इसका n निकल गया तब आराम से निकल जाएगा योग = क्या होता है n/2 यानी 53/2 अंतिम पद प्लस प्रथम पद मेरा कितना था, इसका क्वेश्चन पे आ जाके देख लेते हैं। क्वेश्चन पे कितना 120 है और अंतिम पद 600, तो 120 और प्लस 600 तो क्या हो जाएगा 53/2। एक सेकेंड, यहाँ पे लगता है कि हम लोग गलती कर दिए हैं। 15 3 45 32 प्लस 1 यानी 33 होगा, 33 इधर प्लस इधर गुना, यानी ब्रैकेट जब हटाएंगे तो गुना, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 720 यानी 33। इसको 2 से फिर कटा सकते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 360 यानी 33 × 360। तो गुना करेंगे तो इसको आंसर हो जाएगा 11880, ये इसका आंसर हो गया। ये था आज का सेशन। फिर नया टॉपिक को फिर लाएंगे, नंबर सिस्टम अभी चलेगा। ये पहला टाइप था, दूसरा टाइप में हम लोग फिर पढ़ेंगे, यानी जोड़ी हुई संख्या, मतलब कोई जोड़ा हुआ संख्या रहेगा उसका फिर बीच का कोई संख्या नहीं, जैसे कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच का सम संख्या क्या होगा, ऐसे टाइप का प्रश्न रहेगा जो कि बहुत ईजी समझाया जाएगा। आज का क्लास सब थोड़ा डिटेल था, इसलिए हो सकता है कि आपको ज़्यादा लंबा लगता हो, लेकिन बहुत ही ईजी है, इसको आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते, फिर से नए सेशन के साथ फिर हाजिर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आजाद सक्सेस मंत्रा के सभी वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।